उसको अगर यहाँ पे हम थोड़ा-सा इंटरपोलेट करने की कोशिश करें, उसके डेटा पॉइंट्स को एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड ना वहाँ पे है नैस्डैक में फ़िलहाल, ना हमारे पास बहुत अपसाइड है। जो फ्यूचर दिख रहा है थोड़ा इमीडिएट फ्यूचर वो रेंज बाउंड दिख रहा है दोनों लेकिन नैस्डैक का चार्ट देख कर के सुमेश, मैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछता आगे, जब अमेरिकी बाज़ारों की बात हो रही होती, तो मैं पूछता, लेकिन अब चूँकि आईटी के ज़िक्र में ही आपने छेड़ दिया है नैस्डैक का मामला, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल वो एक छत फोड़ने की तैयारी में है। छत फोड़ेगा तो फिर एकदम से तेज़ी से ऊपर भागेगा, अगर छत नहीं फोड़ पाया तो अटक जाएगा और फिर वापस इसे कहीं पे एक निराशा वाली जो गिरावट होती है वैसी गिरावट कुछ दिखनी चाहिए फिर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये ऊपर निकल गया तब तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी दे सकता है। देखिए, वहाँ के आईटी मेजर्स के रिज़ल्ट में कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आया ही नहीं है कि इसको बोला जाए कि नैस्डैक टूट जाएगा। हम प्रॉफ़िट वार्निंग, रेवेन्यू वार्निंग हमारे मार्केट में आईटी सेक्टर में आया है एंड दैट टू बिकॉज़ वहाँ के आईटी कंपनीज़ में प्रॉब्लम नहीं है यूएस के बैंक्स में प्रॉब्लम है और हमारे कंपनीज़ के थ्रू मोस्टली सर्विसेज़ आउटसोर्स होते हैं। और बीएफएसआई एक बड़ा सेगमेंट है, वो सर्विस आउटसोर्स होने का। जी। तो हमारे आईटी कंपनीज़ को इसलिए झटका ज़्यादा है बिकॉज़ वहाँ के आईटी कंपनीज़ प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा हैं। हमारे आईटी कंपनीज़ उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अभी देख रहे हैं 3 बैंक उड़ चुके हैं, अगला पता नहीं कितना लाइन में है, वो भी आइडिया नहीं है। तो उसके कारण हमारे यहाँ के लोगों के डील्स पे तो इम्पैक्ट होना चाहिए। वो इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा अगले क्वार्टर में, उसके पहले नहीं समझ में आएगा, लेकिन इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए, अगर नैस्डैक जो यूएस के आईटी कंपनीज़ हैं, उनके ले-ऑफ को मुझे लगता है कि उनके ले-ऑफ में जो एक्सेसेस थे, वो बाहर निकाल रहे हैं। व्हाइल हमारे यहाँ जो कट चल रहा है, हमारे यहाँ कट इसलिए चल रहा है कि वहाँ पे जो अब डील्स हैं, जो मिलने चाहिए इंक्रीमेंटल डील्स, वो नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से जो बेंच पे हैं, वो कट रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा नेचर में फ़र्क है, वहाँ पे प्रोडक्ट है, हमारे पास ज़्यादा सर्विसेज़ हैं और जहाँ सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अभी भी मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर के पहले तो हमको बहुत क्लियर पिक्चर नहीं मिलने वाला है कि हमारे आईटी कंपनीज़ पे कितना इम्पैक्ट है। जी। चलिए, तो अब इसके बाद हमने बैंकिंग की भी बात कर ली और आईटी की भी बात कर ली। तो अब इसके बाद अमेरिकी बाज़ारों की ओर ही बढ़ना था और नैस्डैक के बारे में आपने समझा दिया। लेकिन अगर ठीक है, अगर वहाँ पर अमेरिका में आईटी कंपनियों के लिए कोई चिंता की बात वैसी नहीं है, उनके कामकाज पे ऐसा कोई दबाव नहीं दिख रहा है, तो फिर तो नैस्डैक को यहाँ से अच्छा एक ब्रेकआउट लेना चाहिए ना। उसका फ़ायदा हमारी आईटी कंपनियों को मिले या ना मिले वो फिर एक दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन इस चार्ट को देख के कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा और उसका पूरा फ़ायदा ना भी मिले, लेकिन एक थोड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा तो मिल ही जाएगा कि अरे नैस्डैक तेज़ चल रहा है। देखिए, नैस्डैक पोज़ीशन्ड है ब्रेकआउट के लिए, लेकिन जब तक ब्रेकआउट मिल नहीं जाता है, तब तक उसको ब्रेकआउट मानना नहीं है। अभी तक कंजेशन में चल रहा है, यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस ज़ोन में आ सकता है नैस्डैक। तो थोड़ा वेट एंड वॉच बिकॉज़ 12,500 के पास, सॉरी 12,000, हाँ, 500 के पास नैस्डैक का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो जी। थोड़ा अगर ऊपर जाता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। थोड़ा ऊपर जाके फिर से पुल अप हो सकता है, तो इधर पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना पड़ेगा इसके ब्रेकआउट को। जी। और जब तक सस्टेन नहीं करे उसके बाद मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये भी जी। उतना ही सच है कि नैस्डैक में वो वीकनेस नज़र नहीं आ रही है जो हमारे आईटी इंडेक्स में नज़र आ रही जी। अब डाउ जोन्स को देखें तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे एक ऊपर की तरफ एक कंसोलिडेशन वाला ज़ोन था जिस पे मतलब एक बार को रिएक्शन करके वो फिर नीचे आया, अब वापस सहारा लेकर के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो डाउ जोन्स का चार्ट क्या कह रहा है और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? है। डाउ जोन्स का चार्ट ये कह रहा है कि फ्राइडे नाइट ओवरनाइट
सेशन में जो वहाँ पे ट्रेड हुआ है उसका हाई इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच मींस 33750। यहाँ जी। पे पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस किक इन हो जाता है और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉप के जैसा बन रहा है वो है 34,257 का जो हाई बना है। तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा बिकॉज लेकिन ये जो पिछले सप्ताह उठा-पटक हुई है अमेरिकी बाज़ारों में, एकदम से ऊपर से नीचे आए, उसके बाद फिर शुक्रवार को बहुत तेज़ वापसी हुई है और इसमें फिर से बड़ा योगदान है पावेल साहब का। तो उस योगदान को आप कैसे समझाएँगे और फिर शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों को कौन-सी बूटी मिली है जो एकदम से वापस उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए पावेल साहब को जो बोलते हैं? देखिए, वहाँ पे ना ये डेट सीलिंग से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ डेट सीलिंग को नेगेटिव लेके चलना है। हाँ, ये बयानबाज़ी तो चलेगी, लेकिन थोड़ा उस अभी बयान को समझा दीजिए ना मुझे कम समझ में आता है, थोड़ा मेरे तो देखिए, लेवल पे आकर के थोड़ा मुझे समझा दीजिए। अभी उन लोगों को उनको डेट सीलिंग बढ़ाना है जिसके लिए अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल लेने के लिए वो केस बना रहे हैं कि भई तुम मेरे सीलिंग नहीं बढ़ाने दोगे तो इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। और वो रिपरकशंस पहले नहीं हुए ऐसी बात तो है नहीं। तो फाइनली लास्ट डे जाते-जाते तक डेट सीलिंग बढ़ जाता है लेकिन ये मार्केट में चॉपीनेस क्रिएट कर देता है। ये जो बयानबाज़ी चलती है, वही चॉपीनेस अभी क्रिएट हो रही है और चूँकि रिज़ल्ट भी चल रहे हैं हर वीक में वहाँ पे जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आ जाता है, जो कि अभी काफ़ी वॉच कर रहे हैं बिकॉज़ वेज इन्फ्लेशन वहाँ पे अभी भी स्टिकी हुआ पड़ा है। तो ये जो बयानबाज़ी है और वो जो वेज इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करने वाले डेटा पॉइंट्स हैं, ये दोनों मिलके वहाँ पे अभी भी ये चॉपीनेस बना के रखेंगे। बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं आने देंगे मार्केट में। और अगर आप इस पीछे जाके इस प्राइस बिहेवियर को इस लेवल पे देखिएगा तो ये ऐसा लेवल है टुवर्ड्स 34,000 35,000 और नीचे में 32,000 के आसपास, जहाँ पे महीना 2 महीना भी डाउ जोन्स टाइम स्पेंड कर सकता है, अभी भी। हो सकता है कि ये पूरा क्वार्टर जब तक अगला रिज़ल्ट ना आ जाए, तब तक हो सकता है कि डाउ जोन्स यहीं पे स्ट्रगल करता रहे। ये ऐसा स्ट्रक्चर भी है और ना वैसा कोई रीज़न है। मोस्ट ऑफ द रीज़न्स तो फैक्टर हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट मिलना था, तो अब तक मिल जाना चाहिए था। नहीं, तो अब फिर कोई एटलीस्ट 15th मई के बाद तो बहुत ज़्यादा कुछ वैसा रीज़न नहीं रहेगा ब्रेकआउट मिलने का इंडेक्स लेवल पे। तो मोस्टली कंसोलिडेशन में चला जाएगा। लेकिन जब तक 35,500 के ऊपर डाउ जोन्स नहीं निकल रहे और उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट या स्टेटमेंट्स लगेंगे जो अभी सामने मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मोस्टली ये भी रेंज बाउंड या थोड़ा-सा चॉपी मार्केट वाइड मूवमेंट्स थोड़े से वाइड मूवमेंट दिन के 1-2% का मार्केट का मूवमेंट, यही होना है वहाँ पे मुझे देख के लग रहा है। इस पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम इसलिए हो रहा है कि नैस्डैक का वो स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नहीं है मुझे। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक बार रेजिस्टेंस टूट जाए, लेकिन टूटा नहीं है। एस&पी 500 लग रही है टॉपिश, डाउ जोन्स लग रहा है टॉपिश, स्मॉल कैप ऑलरेडी वीक चल रहे हैं वहाँ पे। तो एक नैस्डैक की क्लैरिटी की कमी है, अदरवाइज़ ये बहुत आराम से कॉल लिया जा सकता था कि अब यहाँ से 1-2-3 महीना रेंज बाउंड मार्केट होने वाला है, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में। तो वही स्ट्रक्चर है, अब यही कह सकता हूँ कि ना बहुत ज़्यादा अपसाइड मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मिलेगा और ऐसे कंसोलिडेशन में होता क्या है, ऐसे कंसोलिडेशन में आपको स्टॉक पिकिंग करने का मौका मिलता है। तो ये सिचुएशन लगता है मुझे हम ऐसे ही सिचुएशन में जाने वाले जी। तो अगर अमेरिकी बाज़ार ये कह रहे हैं कि हम अभी कोई बड़ी उठा-पटक नहीं करने वाले हैं, ना ऊपर की तरफ, ना नीचे की तरफ, तो फिर वैसी हालत में हमें उसका हमारे बाज़ार के लिए मतलब क्या रहेगा? क्योंकि हम अमेरिकी बाज़ारों का सारा विश्लेषण उन पर हम ध्यान इसीलिए देते हैं कि हमारे संकेत समझ में आए कि उनके यहाँ क्या उठा-पटक होगी और उसका असर हमारे ऊपर क्या होगा। देखिए निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर था इन द मंथ ऑफ मई न्यू हाई का। लेकिन जो एमएससीआई का न्यूज़ आया जिसके कारण जो एचडीएफसी ट्विंस 6-6% चले गए, वो हो सकता है कि टॉप से 10-12% का डाउनसाइड दे दें दोनों बैंक। तो इसके कारण होगा ये कि जो निफ्टी बैंक का मैं न्यू हाई एक्सपेक्ट कर रहा था इस मंथ में, शायद वो अभी चैलेंज हो गया। अगर वो चैलेंज हो जाता है इसका मतलब कि निफ्टी का हो सकता है कि 1000 पॉइंट का मूवमेंट होगा, ऊपर में 18,500 और नीचे में 17,500 600 यही रेंज में मूवमेंट होगा। जब तक अब बैंकिंग इंडेक्स पे क्लैरिटी नहीं आ जाती। तो ओवरऑल हमारे मार्केट का भी मतलब यही निकलता है कि
नैरो मार्केट और लार्ज कैप्स मोस्टली रेंज बाउंड हो सकते हैं, और ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक पिकिंग होगी, वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगी।